किसी भी समस्या का समाधान वार्ता ही है। और अब किसान संगठनों में भी कहीं न कहीं लचीले रवैये का प्रदर्शन दिखने लगा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सोमवार की बैठक एक निर्णायक बैठक साबित हो और किसान आंदोलन पर पूर्ण विराम लग सके। और ये देश ऐसा चाहता है। किसान काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नए बिल में उनके मुकम्मल भविष्य का प्रावधान है। कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देशवासियों के साथ साथ मेरा दिल भी परेशान है अन्नदाता की हालत देखकर, जो 39 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड और बारिश से जूझ रहे हैं। मोदी सरकार को याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब जनता और किसानों के हितों की रक्षा करना है। अगर किसानों के हितों की रक्षा कांग्रेस करती रही है तो फिर जरूर सोनिया जी को ये बताना चाहिए, जिस पार्टी की वो अंतरिम अध्यक्षा है उस पार्टी ने इस देश पर 50 साल से ज्यादा हुकूमत किया है और फिर भी किसानों की आत्महत्याएं बदस्तूर जारी है। महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं करते हैं, वहां सरकार की एक बड़ी साझेदार कांग्रेस है। इसीलिए ये केवल घड़ियाली आंसू है। दरअसल इस आंदोलन को एक तार्किक परिणति पर पहुंचाने में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। वो केवल उकसावे की राजनीति कर रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि अपनी खुद की विफलता दक्षिणासी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के लोगों द्वारा के मन में घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैंने उनको बरगला रही है। मैं उनसे अन्य मुद्दों पर राजनीति करने का आग्रह करता हूं। उन्हें लोगों के बहुमूल्य जीवन और कड़ी मेहनत से आजीविका चलाने से बचना चाहिए। देखिए, WHO ने वैक्सीनेशन को लेकर के भारत की तारीफ की। DGCI ने इस पूरे अभियान की सराहना की है। दुनिया के पांचवें हिस्से की आबादी हिंदुस्तान में निवास करती है और इतनी बड़ी आबादी के बीच ये एक बड़ा अभियान है। और जिस तरह से ड्राई रन के जरिए केंद्र सरकार ने अपने मंसूबों को बता दिया है कि दुर्गम क्षेत्रों में भी रहने वाले लोगों तक ये वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बाजाब्ता लोगों को फ्री वैक्सीन दिए जाने का सरकारी फैसला हो चुका है। और इन फैसलों के बाद जिस तरह से अविश्वास पैदा करने की कोशिश और अवैज्ञानिक तर्क कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं, दरअसल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्हें इसकी गारंटी लेनी चाहिए कि उनके इस बहकावे और उकसावे के शिकार लोग अगर कोरोना के संक्रमण से मौत के शिकार होते हैं तो उसकी जिम्मेवारी वो लेंगे। अखिलेश यादव ने इसे भी बीजेपी वैक्सीन कह करके लेने से मना किया। उसका समर्थन कांग्रेस के नेता राशिद आलवी ने यह कहते हुए दिया है कि जिस तरह से बीजेपी और पीएम ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ CBI, इनकम टैक्स और ED सहित एजेंसियों का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर अखिलेश यादव को डर है कि टीके का दुरुपयोग हो सकता है। राशिद अलवी जिस पार्टी के नेता हैं उसी ने देश पर आपातकाल थोपा था, न्यायपालिका के पर कतरे थे, प्रेस की आजादी छीनी थी, लोगों के अधिकार निलंबित किए थे। आज उस कांग्रेस पार्टी के नेता को यह कहना पड़ रहा है कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वैसे ही वैक्सीन के जरिए अपोजिशन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और इस तरह की हिमायत वो जिस पार्टी के नेता के लिए कर रहे हैं, उस पार्टी के MLC ने तो बाजाब्ता वैक्सीन को नपुंसक बनाने की दवा भी बता दी है। ऐसे लोगों से जनता को सावधान रहना चाहिए और इसके वैज्ञानिक पक्ष को समझ करके वैक्सीन का लाभ लोग उठाएं और कोरोना के संक्रमण से बचें। ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये मानवता के लिए कठिन घड़ी है। इसलिए ऐसे तत्वों से सावधान होने की जरूरत है। देश को 2 देशी कोरोना वैक्सीन मिला है। इसको लेकर के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कितनी प्रभावी हो रही है यह देखने की जरूरत है और बायोटेक वैक्सीन को बैकअप के रूप में रखा जाएगा। आपातकाल स्थिति में अगर वो फेल करता है या किसी तरह से ये होता है तो उसको बैकअप के रूप में रखा जाना चाहिए। देखिए, वैक्सीन को लेकर चाहे वो ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन का सवाल हो या इस देश में सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन का सवाल हो या जिस वैक्सीन को लेकर के
बायोटेक और आईसीएमआर ने जो मिल करके जिस वैक्सीन को लाने का फैसला किया, इस पर हर तथ्य खंगाले गए हैं और रेस्ट्रिक्टेड यूज से लेकर के इमरजेंसी में इसके इस्तेमाल तक की एक रणनीति पर काम हुआ है। इसलिए इसमें कहीं कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और जनता को इस वैक्सीनेशन का लाभ उठाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।